हेलो वंस अगेन वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 12th का एक चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का जिसका नाम है सॉल्यूशन। तो आज हम सॉल्यूशन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो ये जो क्वेश्चंस होने वाले हैं ये हमारे ही इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन हैं, यानी कि मैंने कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, कुछ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे और कुछ पीवाईक्यू होंगे और कुछ अदर एग्जाम्पल्स थोड़ा सर्च करके ढूंढ के उन्हें कलेक्ट किया गया है। और ये जो क्वेश्चंस हैं वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वो करने से पहले हम लोग इसमें यूज़ होने वाले फार्मूलाज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो कुछ बेसिक फार्मूला रहेंगे और कुछ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ के फार्मूलाज। तो क्या क्या हमें यूज़ करना है चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि अगर हम कहीं पर सॉल्यूट की बात कर रहे होंगे तो सॉल्यूट के लिए मैं नोटेशन यूज़ कर रहा होगा बी, और फॉर दी सॉल्वेंट हम नोटेशन यूज़ कर रहे होंगे ए, क्योंकि नोटेशन आप लोगों के लिए अलग अलग हो सकते हैं। आपने शायद नोटेशन कुछ अलग पढ़े हो, तो मैंने इसलिए पहले क्लियर कर दिया है। तो सबसे पहला फॉर्मूला है हमारा मोलैरिटी का। मोलैरिटी को कैपिटल एम से दिखाते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। एक फार्मूला हमारे पास ये है, इसे आपको ध्यान रखना है। दूसरा आता है नॉर्मेलिटी। अगर आपको कभी नॉर्मेलिटी निकालनी हो तो मोलैरिटी को मल्टीप्लाई करेंगे n फैक्टर से। मैं n फैक्टर की अभी बात नहीं कर रहा हूँ कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या क्वेश्चन आएगा तो बात करेंगे, फिलहाल अभी फार्मूला ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है मोलैरिटी, जिसे स्मॉल m से दिखाया जाता है। उसका फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो WA हो गया मास, A मतलब सॉल्वेंट हो गया, किस में लिया जाएगा? kgs में। तो इसको भी अगर हम ओपन कर लें तो ये बन जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि WB अपॉन मॉलिक्यूलर मास MB और मास ऑफ सॉल्वेंट इन kgs। आपके नोटेशन जितने क्लियर होंगे, फॉर्मूला में जितनी अच्छी स्पीड होगी, न्यूमेरिकल में वो दिखाई देगी। फिर फोर्थ फार्मूला हमारे पास आता है किसी का मोल फ्रैक्शन निकालना। तो अगर हमारे पास दो कंपोनेंट है A और B, तो हमें A का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल का मतलब Na प्लस NB। ऐसे ही XB के लिए हमें फॉर्मूला लिखना होगा। तो XB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन Na प्लस NB। तो ये हमारा एक बेसिक फार्मूला है। उसके बाद हमारे पास राउट्स लॉ होता है। राउट्स लॉ में अगर हमें किसी ए कंपोनेंट का प्रेशर निकालना है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, जहाँ पे नॉट वाला जो टर्म होता है ये प्योर वाले का होता है, यानी कि वेपर प्रेशर है प्योर ए का। ए अगर सॉल्वेंट है तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, इस तरीके से होता है। उसके बाद कुछ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ के रिगार्डिंग हमारे पास फार्मूलाज आते हैं। अगर हमारे पास दो लिक्विड हैं जो वॉलेटाइल हैं तो उन दोनों को मिला देंगे तो सॉल्यूशन बनेगा। तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो किसके समीशन के इक्वल आएगा? ए और बी के समीशन के इक्वल आएगा, राइट। अब पी ए इज इक्वल टू क्या होता है? पी नॉट ए एक्स ए। ऐसे ही पी बी इज इक्वल टू क्या होगा? पी नॉट बी एक्स बी। तो कब यूज़ करोगे? जब आपको दो लिक्विड कैसे दिए हों? वॉलेटाइल लिक्विड दिए हों, ठीक है, दोनों की वजह से प्रेशर डेवलप होता हो। अब आते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ में। सबसे पहली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को जब हम ओपन कर लेंगे तो सारे नेग्लेक्शन करने के बाद एक फॉर्मूला बनेगा WB अपॉन MB और MA अपॉन WA। सेकंड जो आता है हमारे पास, सेकंड आता है हमारे पास है डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M, यानी कि मोलैरिटी। स्मॉल m से हम इसे दिखाते हैं, तो इसे आप ओपन करके लिख सकते हैं। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास एंड मास ऑफ सॉल्वेंट इन kgs, राइट। फिर थर्ड फार्मूला आता है हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF।
डेल्टा टी एफ के लिए बेटा फॉर्मूला सेम है, के एफ इंटू एम। मोलैलिटी को ओपन करना आप लोग जानते ही हैं। लास्ट फार्मूला आता है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर का। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से दिखाते हैं। तो पाई इज इक्वल टू सी आर टी, सी कॉन्सेंट्रेशन होती है जिसे मोलैरिटी के टर्म्स में ले सकते हैं, तो पाई इज इक्वल टू एम आर टी। अब मोलैरिटी को आप लोग ओपन करना जानते ही हैं, तो इसलिए शायद कई बच्चों को फार्मूला याद होगा, पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करता हूँ, फिर हम न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं। इस सेकंड वाले पॉइंट में देखिए, सेकंड वाले पॉइंट में एक बेसिक फार्मूला और होता है, डेल्टा टी बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, सॉल्वेंट का कम होता है। तो टी बी क्या है यहाँ पर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, टी नॉट बी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और डेल्टा टी बी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ऐसे ही डेल्टा टी एफ का एक बेसिक फार्मूला है। अब डिप्रेशन हो रहा है ना, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा है, तो पहले फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, मतलब सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, और सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, कम। तो ये बेसिक फार्मूले हमारे पास रहेंगे। अब लास्ट चीज़ जो है वो है वॉन हॉफ फैक्टर। ठीक है, वो न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगा, लेकिन एक बार मैंने कहा ही है कि सारे फार्मूले बता रहा हूँ, तो मैं हल्का सा आइडिया देता हूँ इसका। वॉन हॉफ फैक्टर को हम डिनोट करते हैं आई से। तो जितने भी फार्मूले हैं आपके पास, उन सभी में आप किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आई से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर ही देते हैं। चलिए ऐसे ही याद करो हमेशा कि इन सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में हमने आई से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब मैं क्वेश्चन के साथ साथ समझाते जाऊंगा कि आई को कैसे यूज़ करना है, कि आई की वैल्यू 1 कब रख ली जाएगी, या उसके अलावा कोई वैल्यू होगी या नहीं होगी। तो चलिए स्विच करते हैं जल्दी से फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे। तो देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सोल्यूशन। क्या निकालना है, अब देखो क्वेश्चन की अप्रोच समझना बेटा। ठीक है, जो कैलकुलेट करना है पहले उसे लिख लो, उसके बाद उसका फॉर्मूला जो तुम्हें याद है वो लिखो, फिर देखो आपको क्या क्या चाहिए, फिर आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। तो सबसे पहले बोल रहा है कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सोल्यूशन। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, तो बेटा यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, फ्रीजिंग पहले के स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में लिखूंगा, फिर मैं बैक में डायरेक्ट कर दूंगा। ठीक है, थोड़ा टाइम सेव हो जाता कि हमारा, क्योंकि मैंने बोल दिया होगा तो आप तो पीछे करके भी लिख सकते हो ना। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन किससे दिखाएंगे, उसे टी एफ से दिखाएंगे। ये हमें कैलकुलेट करना है, राइट। उसके बाद कंटेनिंग 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 60 ग्राम ग्लूकोज ऐड किया गया है, तो मास ऑफ सॉल्यूट आप लोग लिखेंगे आगे से। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट, तो ये दिया है आपको 60 ग्राम। इसका मोलर मास, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को एम बी से दिखाया जाता है, वो हमें गिवन है 180 ग्राम पर मोल, राइट। 250 ग्राम ऑफ वाटर, तो पानी कितना लिया गया है, यानी कि सॉल्वेंट कितना लिया है, मास ऑफ सॉल्वेंट वो लिया गया है 250 ग्राम। के एफ यानी कि मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट जो है वो लिया गया है 1.86 kg मोल इनवर्स, राइट। ये चीज़ें हमें गिवन है। अब जैसा कि मैंने कहा कि आपको जो कैलकुलेट करना है उसके रिगार्डिंग क्या फार्मूले याद आते हैं, तो बेटा आपको दो फार्मूले याद आएंगे कि सर डेल्टा टी एफ का एक तो बेसिक फार्मूला था, बेसिक फार्मूला क्या था कि सर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा माइनस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो आपको साफ दिखाई दे रहा है सर ये कैलकुलेट करना है। बेटा ये कैलकुलेट करना है तो आपको क्या चाहिए, फिर डेल्टा टी एफ चाहिए, और टी नॉट एफ कितना होगा, ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या लिया गया है यहाँ पर, वाटर लिया गया है। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट सभी लोग जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, कैल्विन में लिखना चाहोगे तो 273.15, ये पता होता है वैल्यू, इसलिए क्वेश्चन में नहीं दी गई है। ठीक है, तो तुम्हें टी एफ निकालना है, टी नॉट एफ पता है, तो डेल्टा टी एफ निकालना पड़ेगा, राइट। तो चलिए फिर आ जाते हैं, अब तुम्हें पता चल गया कि एम क्या है हमारा, तो हमें डेल्टा टी एफ निकालना है। मैंने फॉर्मूला बताया था, आई रख लो इसमें, उसके बाद के एफ मोलैलिटी को ओपन करो, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास एंड मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज। तो चलिए वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं। तो आई का क्या करना है बेटा, आई का भी यूज़ किया जाता है जब कोई सॉल्यूट जो आपने ऐड किया है वो एसोसिएशन करे या फिर डिसोसिएशन। अगर कोई एसोसिएशन ना हो, कोई डिसोसिएशन ना हो, डिसोसिएशन का मतलब अगर ग्लूकोज सॉल्यूशन में जाके आयंस बना देता तो आप बोलते सर डिसोसिएशन हुआ है। अगर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में सॉल्यूशन के अंदर जाके जुड़ जाते तो एसोसिएशन।
लेकिन ग्लूकोज में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो पानी में जाके डिसॉल्व होगा, डिसोशिएट, टूटेगा नहीं आयंस में। तो इसके लिए आई की वैल्यू कितनी आएगी, फिर 1 आएगी। तो हमने ये रख दिया है, ठीक है। KF हो गया आपके पास 1.86, मास ऑफ सॉल्यूट बोलिए कितना है 60 ग्राम, उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 180, राइट। मास ऑफ सॉल्वेंट 250 ग्राम में है, डिवाइडेड बाय 1000 करोगे तो डिवाइड करोगे 1000 से तो 1000 ऊपर चला जाएगा, और यहाँ से डेल्टा TF इजीली कैलकुलेट हो सकता है। तो कैंसिल कर देते हैं, 0 से 0 कैंसिल, कैलकुलेशन करने के तुम्हारे अपने अपने तरीके हो सकते हैं। ये 4 टाइम्स चल जाएगा 25 से, उसके बाद 0 से 0 ये भी चला गया, 6 से 3 टाइम्स चला गया, 6 3 या 18, 3 से इसको भी कैंसिल कर दो, 3 6 या 18, 3 2 या 6। तो क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा है डेल्टा TF इज इक्वल टू 0.62 इंटू 4, मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 या 8, 4 6 या 24, तो 2 के बाद पॉइंट लगाए तो 2.48। अब आंसर आपकी मर्जी है, डिग्री सेल्सियस में लिखो या फिर केल्विन में, चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि डिफरेंस है, डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। अब अपने बेसिक फार्मूले में आ जाओ। तो बेसिक फार्मूले में तुमने डेल्टा TF कैलकुलेट कर लिया है, तो डेल्टा TF कितना आ गया 2.48, T0F तुम्हें पता है 273.15 माइनस TF, तो TF निकाल लो, TF को लेफ्ट साइड ले जाओ और लेफ्ट में जो वैल्यू लिखी है 2.48 उसे राइट साइड ले जाओ, ये आ जाएगा। तो इसे बेटा सॉल्व कर लेंगे, माइनस कर लेंगे आप लोग, मैं आंसर बता देता हूँ आपको। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 270.68 या फिर 67। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होगी। करना कैसे है, जो कैलकुलेट करना है उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाओ, फिर उसके रिगार्डिंग जो फार्मूलाज आपको पता है उन फार्मूलों को लिखो, फिर देखो कि उनमें हमें क्या चाहिए, फिर उसके हिसाब से क्वेश्चन में आगे ईजिली अप्रोच हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो वीडियो को पॉज करके नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग खुद से ट्राई करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा पर्पस यही है कि आप में क्वेश्चंस करने की एबिलिटी डेवलप हो, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, कैलकुलेट द मास ऑफ कंपाउंड। तो मास ऑफ कंपाउंड यानी कि अमाउंट कितना ऐड किया गया है, तो मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है बेटा। तो WB कैलकुलेट करना है, 75 ग्राम बेंजीन में डाला गया है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट WA कितना दिया है 75 ग्राम दिया है। ऐसा करने पर फ्रीजिंग पॉइंट टू लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट बाय 0.48 केल्विन, तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना कम हो जाता है, तो डिफरेंस दे दिया बेटा, जब सॉल्यूट को ऐड करते हैं बेंजीन में तो फ्रीजिंग पॉइंट इतना कम हो जाता है। KF की वैल्यू आपको गिवन है 5.12 kg मोल इनवर्स। अब किसी में थोड़ा बहुत पॉइंट में वेरिएशन आ जाएगा तो वो एडजस्ट कर लेना, ठीक है। मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट हमें दिया है 256 ग्राम पर मोल, ये 256 जो दिया है वो मास ऑफ सॉल्यूट दिया है, राइट। चलिए, तो अब आपको दिखाई दे रहा है डेल्टा TF, तो डेल्टा TF का फॉर्मूला अब मुझे लगता है बेसिक वाला फॉर्मूला तो लिखोगे ही नहीं, यही वाला फॉर्मूला लिखोगे, I इंटू KF इंटू मोलैलिटी, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज। अब यहाँ पे आई का क्या करें सर, यहाँ तो हमें पता ही नहीं है कि ऐड किसको किया है। तो बेटा अगर किसी क्वेश्चन में आपको नहीं पता है कि आपने क्या सॉल्यूट डाला है, यानी कि आपको नहीं पता कि वो एसोसिएशन करता है या डिसोसिएशन, और क्वेश्चन में उसके बारे में कुछ कहा भी नहीं गया है, तो इसका मतलब उसके लिए आई की वैल्यू कितनी रखोगे, 1 रखोगे। समझ गए, वेरी गुड। यानी कि अगर वो एसोसिएशन डिसोसिएशन करता तो क्वेश्चन में हिंट दे दिया जाता। तो ये 0.48 दिया था, ये 1 हो गया। KF आपको दिया है 5.12, मास ऑफ सॉल्यूट हमें कैलकुलेट करना है, राइट। मास ऑफ मॉलिकुलर मास दिया है 256 और मास ऑफ सॉल्वेंट हमें दिया है 75 ग्राम में दिया है, डिवाइडेड बाय 1000 करोगे तो 1000 ऊपर दिखाई देगा। पहले क्रॉस कर लेते हैं फिर कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन हमेशा आखिर में करा करो, तो जितना पहले आप उसको छोड़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि बाद में कई चीज़ें कैलकुलेट करते हुए इजी हो जाती हैं।
नीचे आ जाएगा 5.12 इंटू 1000। और बोर्ड एग्जाम में कैलकुलेशन नॉर्मल आती है, तो कोई बड़ी वैल्यूज़ लगें तो आप ध्यान से देखें, वो इजीली कैलकुलेट हो रहे होंगे। तो चलिए फिर डिवाइड कर लेते हैं इसको। 25 से मैं 75 को काट देता हूँ, तो 25 3 ज़ा, ठीक है, और ये 40 टाइम्स चला जाएगा। 25 4 100 होता है, तो 40 ये बचा। यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट है, यहाँ भी 2 के बाद पॉइंट है, ये भी गया। 256 से इसको कैंसिल कर दो बेटा, 2 टाइम्स जाएगा, ठीक है। इस 2 से 0.48 को भी काट दो, पॉइंट तो चला ही गया था। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, क्या क्या बचा फिर? 24 बचा है, इंटू 3 बचा है, डिवाइडेड बाय 40। तो 40 का एक ज़ीरो हटाओ, पॉइंट लगा दो, 0.3 से मल्टीप्लाई करो, 3 4 ज़ा 12, कैरी आया 1, 3 2 ज़ा 6 और ये 7, 7.2 डिवाइडेड बाय 4। अरे 4 से तो हम 24 को भी काट सकते थे, चलो आप काट देते हैं। कितना आ जाएगा? 1.8 गए। बहुत इजी कैलकुलेशन, क्लियर हुआ? तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। इस तरीके से हम लोगों ने अप्रोच करी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपसे, देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि 1 मोलल एक्वस सोल्यूशन, एक्वस मतलब वाटर, मोलल मतलब मोलैलिटी दे दी बेटा इस बार मोलैलिटी, मोलैलिटी को मोलल लिख दो या फिर मोल्स पर केजी लिखा जाता है। तो 1 मोलल एक्वा सोल्यूशन ऑफ ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड इज हीटेड टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट, द सोल्यूशन हैज़ द बॉइलिंग पॉइंट, सोल्यूशन हैज़ द बॉइलिंग पॉइंट, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, सोल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को किससे दिखाते हो? TB से। कितना दिया है? 100.18 डिग्री सेल्सियस। बेटा अगर वाटर है तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो जानते ही हो, कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, राइट, मैंने लिख दिया। डिटरमाइंड वॉन्ट ऑफ फैक्टर फॉर अबव एसिड, आई निकालना है इस बार तो साफ पूछ लिया गया आई कितना है। KB मोलल एलिवेशन कांस्टेंट दिया है 0.512 kg मोल इनवर्स, ठीक है। आई निकालने का क्या तरीका है? जो फॉर्मूले हम लिखते हैं, अब देखो बॉइलिंग पॉइंट की बात चल रही है तो आपके जहन में 2 फार्मूलाज आएंगे। एक आएगा आपके डेल्टा TB इज इक्वल टू आई इंटू KB, 2 भी क्यों आएंगे, एक ही आएगा, ये लिखते ही तुम समझ जाओगे। तुमने ये लिख दिया तो अब तुम्हें लगेगा दूसरे की रिक्वायरमेंट नहीं है। तुम्हें निकालना है आई, KB तुम्हें दिया है, मोलैलिटी तुम्हें दी है, तो तुम पहले तुम्हारा फोकस क्या होगा? डेल्टा TB पे। अब डेल्टा TB का क्या बेसिक फार्मूला है? बोलो बच्चों। अरे कैसे बोलोगे, बोल तो तुम रहे होंगे लेकिन हमें कैसे पता चलेगा? तो डेल्टा TB का, लेकिन हाँ बाद में अपनी अटेंशन देने के लिए अगर आपके कोई रिक्वायरमेंट होते हैं या वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिल जाता है कि हम कुछ अच्छा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ये है डेल्टा TB का फॉर्मूला, ये है। अब आपको समझ में आ गया सर, KB हमें पता है, M हमें पता है, I हमें निकालना है, तो डेल्टा TB निकालना पड़ेगा। उसके लिए क्या चाहिए? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। अरे वाह, ये तो दिए हैं, है ना, मिल गए। तो बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का कितना दिया है? 100.18। कई बच्चों ने ओरल बना दिया होगा, इसे वैल्यूज़ निकाल दी होगी उसने, कह दिया होगा डिफरेंस तो दिया है, तो बिल्कुल दिया है। कितना आ गया? केल्विन। मैंने कहा है, अगेन मैं बोल रहा हूँ, डिग्री सेल्सियस केल्विन में कोई फ़र्क मत करो जब डिफरेंस की बात कर रहे हो। अब आ जाओ इस फार्मूले को पकड़ो, डेल्टा TB इज इक्वल टू आई इंटू KB इंटू M। तो डेल्टा TB हो गया 0.18, आई हमें कैलकुलेट करना है, KB हमें दिया है 0.512 और मोलैलिटी है 1। तो क्या ही बचा बेटा इस क्वेश्चन में? तो बस डिवाइड करना है, 0.18 डिवाइडेड बाय 0.512। नीचे 3 पॉइंट है, ऊपर 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट तो कट जाएंगे लेकिन एक ज़ीरो बढ़ जाएगा। अब ये मैथमेटिक्स का तरीका अपना अपना सबका है, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेंगे तो आई की जो अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगी, अप्रॉक्स का एग्जैक्ट वैल्यू बता देता हूँ मैं अपने कैलकुलेटर से चेक करके, क्योंकि कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे। तो ये आ जाएगा 0.35। तो बेटा आई की वैल्यू आ गई है 0.35। अब मैं एक चीज़ और बता देता हूँ तुम्हें यहाँ से, तुमने वांट ऑफ फैक्टर निकाल दिया इतना। अगर कभी वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू आई से कम आती है, यानी कि वैल्यू डिक्रीज हो जाती है 1 से, तो इसका मतलब जो आपने एसिड ऐड किया था वो एसोसिएशन कर रहा है, यानी कि
आप 4-5 पार्टिकल डाल रहे हो लेकिन वो कंबाइंड होकर एक बन जा रहे हैं, यानी कि कम हो जा रहे हैं। अगर आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती तो आप बोलते सर डिसोशिएट हुआ है, ब्रेक होके नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग, फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो बेटा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है तो क्वेश्चन मार्क लगाओ जल्दी से। कंटेनिंग इतना ग्राम ग्लूकोज, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है बोलो, 0.520 ग्राम, डिजॉल्व इन 80.2 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है, 80.2 ग्राम, और के बी आपको दिया है। अब तो मुझे लगता है सबके लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो गए होंगे, तो वीडियो को पॉज करके ट्राई किया करो, ठीक है। तो ये बात आ गई। अब मैंने क्या कहा था, अप्रोच कैसे करना है। टीबी को देखकर दो फार्मूले आपके जहन में आते हैं कि सर डेल्टा टीबी इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ये सर हमारे फार्मूला हमारे दिमाग में आता है आई इंटू के बी इंटू एम, राइट। अब तुम्हें टीबी निकालना है, टीबी निकालना है, टीबी 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 निकाल दो घर से। तो तुम्हें टीबी निकालना है तो तुम्हें टी नॉट भी चाहिए होगा, टी नॉट भी निकाल देंगे सर, वाटर है ना सर, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो हम जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में चेंज कर लेंगे। तो क्या निकालना पड़ेगा, डेल्टा टीबी। चलिए फिर सर डेल्टा टीबी निकालने चलते हैं। आई का क्या करोगे, ग्लूकोज है, ग्लूकोज के लिए आई कितना होता है 1, के बी कितना हो गया 0.512, मास ऑफ सॉल्यूट 0.520, मॉलिक्यूलर मास ग्लूकोज का याद हो गया होगा 180, ठीक है। बाकी नहीं तो फॉर्मूले से निकाल लोगे C6H12O6 से। और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 80.2 kg में चाहिए, तो डिवाइडेड बाय 1000। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों। तो इसे डिवाइड कर लो और इसका आंसर बता देते हैं हम आपको। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.018 केल्विन, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक मत छोड़ा ना, बच्चे खुश हो जाते हैं आंसर आ गया, आंसर नहीं आया, अरे आंसर अब आएगा। पहले वाला फॉर्मूला लगाओ, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो डिफरेंस कितना है 0.018, टीबी निकालना है, टी नॉट भी रख लो, 100 डिग्री सेल्सियस है ना, केल्विन में चेंज करो तो 273.15 में ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 373.15। यहाँ बच्चे बड़ी मिस्टेक करते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस था ना, तो 100 में कितना ऐड करोगे 273.15, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस इसके इक्वल होता है। तो बस इसका है तुम्हें इंतज़ार, इसे सॉल्व कर लो। 373.15 प्लस 0.018, तो आंसर आ जाएगा 373.16। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है अब हमारा प्रेशर के रिगार्डिंग। 300 नहीं ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। 30 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन अ लीटर, मतलब वॉल्यूम दी है 1 लीटर। सॉल्यूशन हैज़ एन ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है, एक ऑस्मोटिक प्रेशर है π1। इफ़ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन इज, ग्लूकोज का ही सॉल्यूशन है लेकिन एक और ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है π2। तो एट द सेम टेम्परेचर व्हाट वुड बी द कॉन्सेंट्रेशन। तो पानी लिया है 1 लीटर, तो प्रेशर आता है π1, प्रेशर π2 आता है, तो कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी। तो पहले सिचुएशन लगा लेते हैं हम, पाई इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, mRT। तो π1 इज इक्वल टू m1, R गैस कांस्टेंट होता है, T तो टेम्परेचर सेम ही लिया जा रहा है। ऐसे ही आप दूसरे में कर लो, π2 इज इक्वल टू m2R इंटू टी। डिवाइड कर देते हैं दोनों को, तो डिवाइड करने से क्या मिलेगा π1 अपॉन π2। कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा, किसी बच्चे के तो दिमाग में दूसरा तरीका आ गया है तो बिल्कुल सही जा रहा है वो भी, ठीक है। तो π1 है आपका कितना, बोलो बेटा, π1 है 4.98 बार यूनिट होती है, 1.52 m1 मोलैरिटी।
अब कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है सेकंड वाली केस में। पहले वाले केस में हमें गिवन है मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। कितना मास दिया है 30 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास ग्लूकोज है 180, वॉल्यूम कितनी दी है 1 लीटर। अब लिख दो M2। समझ गए, वीडियो को पीछे करके दोबारा देख लो नहीं तो M2 इज इक्वल टू 30 अपॉन 180 1.52 डिवाइडेड बाय 4.98। चलो भाई कैलकुलेट कर लोगे इसे, बोलो बेटा हो जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 0.05 मोल्स पर लीटर। कोई कभी कभी कोई वैल्यू लिखते हुए हमसे मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए हम पहले ही माफ़ी चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लिखते लिखते बोल ठीक देते हैं, लिख गलत देते हैं वैल्यू, थोड़ा सा उसको रिलेट कर लेंगे। चलो नेक्स्ट, एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस तो हम इसके बना लेते हैं। 10 क्वेश्चंस जो हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में 10 या 6 क्वेश्चन बचेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। ज़्यादा मैं चाहूँगा कि लेंदी भी ना हो एक ही लेक्चर आपका। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है अ 4% सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज। एक सॉल्यूशन है किसका, सुक्रोज का। मोलर मास दिया है ब्रैकेट में, इन वाटर हैज़ अ फ्रीजिंग पॉइंट। अब ये वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट नहीं है, ठीक है, जो सुक्रोज डाला गया पानी में उसका फ्रीजिंग पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सुक्रोज सॉल्यूशन दिया है। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज। देखो क्या इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ रहा है। पहली बात तो 2 सॉल्यूशन बनाए गए हैं। 4% सॉल्यूशन किसका है, सुक्रोज का है, दोनों पानी में ही बनाए गए हैं। और दूसरा सॉल्यूशन है 5%, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, बस वहाँ पे एनसीईआरटी में थोड़ा इजी कर दिया है और दोनों में 5% वैल्यू है, ठीक है, तो हमने थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। तो 5% ग्लूकोज का सॉल्यूशन है। तो ये 2 सॉल्यूशन है अलग अलग। पूछ किसके लिए रहा है, ग्लूकोज वाले के लिए। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज। तो आप कहेंगे सर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन TF निकालना है, ठीक है। TF हमें कैलकुलेट करना है इसके लिए। ठीक है, क्लियर है। तो TF हमें कैलकुलेट करना होगा। अब TF निकालना है और चलो अब मैंने जैसे सिखाया मैं वैसे ही अप्रोच कराता हूँ। तो बेटा 5% ग्लूकोज की बात चल रही है, TF निकालना है। TF निकालना है तो तुम्हारे दिमाग में फिर से 2 फॉर्मूले सर। पहला डेल्टा TF बेसिक वाला, T0F माइनस TF, ठीक है। तो आप कहेंगे सर TF निकालना है तो T0F तो हमें पता ही है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में चेंज कर लेंगे। तो हमें पहले निकालना होगा डेल्टा TF। तो बोलो बेटा साथ में बताइए ज़रा, डेल्टा TF के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, I इंटू KF इंटू M। ग्लूकोज है तो I को तो गोली मारो, तो बचा क्या KF इंटू M मोलैलिटी। अब आप कहेंगे सर डेल्टा TF तो निकालना पड़ेगा फिर, तो वो इसी से निकलेगा। इसे निकालने के लिए इस फॉर्मूले को थोड़ा और ओपन करते हैं। मोलैलिटी क्या होती है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास और मास ऑफ सॉल्वेंट। ये तुम क्वेश्चन अगर एक ही बार में समझ गए तो मज़ा आ गया, समझ लो। अब डेल्टा TF निकालने के लिए तुम्हें KF चाहिए। क्या क्वेश्चन में KF दिया है, नहीं दिया है, समझ गए फिर। तो KF नहीं दिया है सर। क्या मास ऑफ सॉल्यूट पता है, अगर बेटा 5% ग्लूकोज का सोल्यूशन है, 5% ग्लूकोज का सोल्यूशन है तो सॉल्यूट कितना होगा 5 ग्राम, और सॉल्वेंट कितना होगा, पानी कितना होगा 95। तो सर 5 ग्राम दिया है, ग्लूकोज है तो सर मोलर मास भी हम जानते हैं, क्वेश्चन में दिया भी है, और वेट ऑफ सॉल्वेंट भी कितना हो जाएगा 95, ये सब तो पता है। तो निकालना पड़ेगा KF। KF के लिए आ जाओ पहले वाले स्टेटमेंट पे, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या दिया है हमें, सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दिया है, TF दिया है कितना 271.15 केल्विन। तो क्या तुम T0F अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते हो, क्योंकि पहले वाले में भी तो एक्वस सॉल्यूशन ही है, वाटर के अंदर बना है। तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273.15 केल्विन। अब अगर ऐसा निकल गया है तो तुम क्या डिफरेंस नहीं निकाल सकते हो इसका, तो तुमने डिफरेंस निकाल दिया। तो डिफरेंस कितना आ गया 2 केल्विन। अब डेल्टा TF का फॉर्मूला लगाओ,
तो 2 केल्विन इज इक्वल टू क्या होगा, आई तो 1 हो जाएगा, ठीक है। के एफ हमें निकालना है, मास ऑफ सॉल्यूट 4% ग्लूकोज यानी कि 4 ग्राम सुक्रोज, सुक्रोज का मॉलिक्यूलर मास 342। अगर 4% आपका सॉल्यूट है तो 96% कौन हो जाएगा, सॉल्वेंट। ऊपर 1000 कर दोगे तो बोलो बच्चों यहाँ से के एफ निकल जाएगा। अब एक इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि क्या सर हम पहले वाले का के एफ दूसरे में यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको याद हो या नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ, के एफ और के बी जो होते हैं वो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करते हैं, और सॉल्वेंट आपने दोनों ही केसेस में क्या लिया है, वाटर लिया है बेटा। इसलिए आप पहले वाले का के एफ दूसरे में यूज़ कर सकते हैं। तो मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ इसे, वहीं जाके हम रख देंगे सीधे सीधे। तो 2 × 342 × 96 डिवाइडेड बाय 4 × 1000, तो ये निकल गया के एफ, ठीक है। अब आ जाओ इस फॉर्मूले में, तो इस फॉर्मूले में इसे रख देते हैं। चलो मैं यहाँ पे बना देता हूँ इसको, ठीक है। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ आपने रखा कितना, 2 × 342 × 96 डिवाइडेड बाय 4 × ये 1000 में मैंने ज़्यादा जीरो लगा दिया, एक कम कर लेना। ये आ गया के एफ। अब यहाँ पे आ जाओ, राइट साइड में देखो नीचे, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 5 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास 180, मास ऑफ सॉल्वेंट 95, ऊपर भी 1000 आ जाएगा। अब कैलकुलेशन कर लोगे, कैलकुलेशन करने के बाद तुम्हें डेल्टा टी एफ मिल रहा होगा 4.8 केल्विन, ठीक है, 4.8 केल्विन। अब आ जाओ बेसिक फार्मूले में अपने। तो बेसिक फार्मूला क्या है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ। डेल्टा टी एफ कितना हो गया, 4.8 केल्विन। टी नॉट एफ बोलो, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में चेंज करोगे तो 273.15। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, तो टी एफ इज इक्वल टू, टी एफ को लेफ्ट साइड में फेंक दो और 4.8 को इधर ले आओ, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। आंसर आ जाएगा 268.35। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, तो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के लिए किसी हिसाब से लायक बनेगा, क्योंकि ये वाला कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा है। वहाँ पे 5% दे देंगे सॉल्यूशन, या 4% दे देंगे, या वो बदल के भी दे सकते हैं। वैल्यू सेम दे देंगे तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, काफ़ी चीज़ें सिमिलर हो जाएंगी। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखते हैं। 7 साहब क्या कह रहे हैं हमसे, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वा सोल्यूशन। अब आया एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, स्टार लगा लेना। कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वा सोल्यूशन, तो क्या निकालना है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, तो तुम्हें निकालना है टी बी। क्या क्या दिया है, मास ऑफ सॉल्यूट दिया है 4 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास दिया है MgSO4 का 120 ग्राम पर मोल, ठीक है। कितने में डिसॉल्व किया गया है, मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है, WA, वो लिया गया है कितना, 100 ग्राम। अब ये वाली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, ऊपर आ जाओ, देखो सेकंड लाइन पढ़ो क्वेश्चन की। एज्यूमिंग MgSO4 अंडरगोस कंप्लीट आयनाइजेशन, हो गया आयनाइजेशन, तो इसका मतलब MgSO4 जो है वो पानी में जाके सिर्फ डिसॉल्व नहीं हो रहा है, वो आयंस भी बना रहा है। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो उन्हीं पे डिपेंड करेगी जो अंदर प्रेजेंट है, जो आपने ऐड किया उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर 100% टूट जाता है तो आई कैसे निकालते हैं, अगर 100% डिसोसिएशन हो तो पूरा MgSO4 ब्रेक हो गया, तो जितने पार्टिकल्स बनते हैं, जितने आयंस बनते हैं, कितने आयंस बन रहे हैं, 2, एक Mg आयन बना है, एक SO4, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाती है, 2। तो यहाँ से हमें पता चल गया आयनाइजेशन कहने से कि आई का यूज़ होने वाला है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और के बी आपको दिया है कितना, 0.52। तो पहचानने का काम यही था। अब तो चीज़ें आसान हैं, अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुमने बहुत सीख लिया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फॉर्मूला लगाओ अपना,
डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू मोलैलिटी। अब मैं फॉर्मूला लिख लिख के परेशान हो गया हूँ, उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें याद हो गया होगा। मैं बार बार इसे लिख रहा हूँ कि दिमाग में बैठ जाए, और तुम्हारी आदत भी यही होनी चाहिए। आई की वैल्यू है 2, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, बोलो कितना ऐड किया था, 4 ग्राम। है कौन ये, मॉलिक्यूलर मास दिया है 120 दिया है, अरे के बी नहीं लिखा मैंने, ठीक है। के बी दिया है तुम्हें 0.52, और नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया था, 100 ग्राम ऐड किया है। केजी में चेंज कर लोगे 1000 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे 2, और ये तीसरा 0 भी चला गया, और ये 4 3 जा 12 चला गया। क्या बचा फिर आपका, 2 इंटू 0.52 डिवाइडेड बाय 3, मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0.2 के बाद है 3 से डिवाइड कर लो, तो 3 3 जा 9, 1 बचा 14 हो गया, 3 4 जा 12, तो वैल्यू आ गई 0.34। एक डिजिट और निकालना चाहोगे तो निकाल लेना, ठीक है। अब उसके बाद क्या निकालना है, डेल्टा टी बी थोड़ी निकालना था, टी बी निकालना है। अब बेसिक फार्मूला लगाओ, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट। तो डेल्टा टी बी तुम्हारे पास है 0.34 इज इक्वल टू टी बी, टी नॉट बी 100 डिग्री सेल्सियस होता है बॉइलिंग पॉइंट, तो 373.15। तो टी बी कितना आ जाएगा, ऐड हो जाएंगे दोनों, 373.15 प्लस 0.34 ऐड करके आंसर लिख लो। तो 4 और 5 9, 3 और 1 4, उसके बाद 373, तो 373.49 केल्विन, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर हुआ। तो आई का यूज़ कैसे हुआ समझ में आया। एसोसिएशन डिसोसिएशन अगर सुनाई दे दे तो ऐसे करेंगे, अगर 100% नहीं होगा तो धीरे धीरे करेंगे, सारे क्वेश्चंस के टाइप आएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, फाइव परसेंट, अच्छा ज़्यादा आगे चला गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ 5% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर, एक सॉल्यूशन है केन शुगर यानी कि सुक्रोज का, और एक सॉल्यूशन है कोई सब्सटेंस एक्स है, ये दोनों आइसोटोनिक है। तो बेटा आइसोटोनिक का मतलब होता है ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, सेम। अगर किसी के ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होते हैं तो उनकी कॉन्सेंट्रेशंस भी बराबर होती है। अब कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी है तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ऐसे ही ये भी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स, अब वॉल्यूम अगर नहीं दिए तो वो सिमिलर ले लेंगे आप, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स पहले वाले की दूसरे वाले के इक्वल। तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, दूसरे का गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला लगा लो बस। केन शुगर है अगर 5% का मतलब हो गया 5 ग्राम प्रेजेंट है, सुक्रोज का मॉलिक्यूलर मास दिया ही है 342, W2 कितना परसेंट है वो प्रेजेंट हमारे पास 0.877%। कौन है हमें नहीं पता, तो हमें उसी का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो M2 निकालना है। ध्यान रखें मॉलिक्यूलर मास है, हाँ ये M2 का भी मोलैरिटी समझ लो इसे, क्योंकि नोटेशन काफ़ी सिमिलर से लग रहे हैं ना। तो X लिख लेना चाहे तो यहाँ पे इसे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 0.877 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 342। तो देखो कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन तो बड़े मिल सकते हैं पेपर में, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा समथिंग 59.9 या 59.8। तो उसको अप्रॉक्स लिख देंगे हम 60 ग्राम पर मोल। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, ये ऑस्मोटिक प्रेशर वाला इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए ये क्वेश्चन में आप लोग थोड़ा लैग करते हैं बच्चे। 3.9 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड डिजॉल्व इन
चलिए, तो 3.9 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड डिजॉल्व इन 49 ग्राम ऑफ बेंजीन शोज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इतना। तो ये दिया है डेल्टा टी एफ कि आप जब 3.9 ग्राम बेंजोइक एसिड डालते हो 49 ग्राम बेंजीन में तो डिप्रेशन आ जाता है, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। कितना हो जाता है, चलो मैं लिख देता हूँ, डेल्टा टी एफ कितना आ जाता है 1.62 केल्विन। कैलकुलेट दी वांट ऑफ फैक्टर, प्रिडिक्ट द नेचर। तो वांट ऑफ फैक्टर निकालते हैं, फिर नेचर के बारे में बात करेंगे। तो मास ऑफ सॉल्यूट दिया है 3.9 ग्राम और मॉलिकुलर मास बेंजोइक एसिड का दिया नहीं है, मैं फार्मूला बता देता हूँ, C6H5COOH होता है। तो इसका मॉलिकुलर मास निकल कर आएगा 122। वैसे ये परेशान मत हो ना, ये क्वेश्चन में दिए होते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी वगैरह में नहीं देंगे तुम्हें वैल्यूज़ लिखकर, लेकिन बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे आपको। 4.9 kg मोल इनवर्स, ठीक है। अच्छा मैंने भी तो दिया है, ओके सॉरी, ठीक है, दिया है मैंने। और क्या बचा इसमें, 49 ग्राम सॉल्वेंट भी तो दिया है, मास ऑफ सॉल्वेंट वो दिया है 49 ग्राम, आई निकालना है। तो फ्रीजिंग पॉइंट की बात चल रही है, तो फॉर्मूला डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी, मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिकुलर मास इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट। अब आपके बच्चों जो बोल रहा हूँ मैं, आप बच्चों लोगों के दिमाग में आया होगा कि सर जो वांट ऑफ फैक्टर है, यानी कि बेंजोइक एसिड अंदर जाके एसोसिएशन कर रहा है या डिसोसिएशन, तो वो आई की वैल्यू से हमें पता चल जाएगा। तो डेल्टा टी एफ कितना है 1.62, आई हमें निकालना है, के एफ हमें दिया है 4.9, मास ऑफ सॉल्यूट है 3.9 ग्राम, मॉलिकुलर मास है 122। कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा होगा तो कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं। और अब कोई बच्चा बोलेगा सर एग्जाम में थोड़ी आएगा कैलकुलेटर, बेटा एग्जाम में कैलकुलेशन उस लायक आते हैं जो आराम से इजीली आप हैंड कैलकुलेशन कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए कुछ कैलकुलेशंस यहाँ पर थोड़े बड़े भी हो सकते हैं, तो ये डिस्क्लेमर हमने पहले ही दे दिया है। 4.9, 3.9, 122 मॉलिकुलर मास है, और क्या बचा है बेटा, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 49, 1000 आ जाएगा ऊपर, 49 निपटाई दोगे, जैसे भी करो कैलकुलेशन तुम्हारा है। तो मैं आई की वैल्यू आपको बता देता हूँ, तो आई की वैल्यू आ जाएगी 0.506। तो आई की वैल्यू आ गई है लेस देन 1। तो इसका मतलब बेंजोइक एसिड बेंजीन में जाके क्या कर रहा होगा, एसोसिएशन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू ये एसोसिएशन शो करता है। तो यही था क्वेश्चन नेचर ऑफ सॉल्यूट। इसका मतलब अगर कभी आपको ना वांट ऑफ फैक्टर पूछे भी ना, आपसे कहते नेचर ऑफ सॉल्यूट बताओ, तो भी आपको वांट ऑफ फैक्टर ही कैलकुलेट करना होगा। तो चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन बहुत प्यारा है, स्टार लगा लेंगे, ऐसे क्वेश्चंस कम मिलते हैं। अ सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। अब मैं इसके ऊपर ही ले लेता हूँ, अब मेरा पेशेंस खत्म हो गया बार बार लिखने का, सेम चीज़ है। अ सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग, तो मास ऑफ सॉल्यूट है, वाटर में डाला गया है, तो ये है मास ऑफ सॉल्वेंट। इट हैज़ अ वेपर प्रेशर, यानी कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। तो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को PS से दिखाते हो, वो दिया है 31.84। और लास्ट वाली लाइन भी मेरी नज़र में आ गई तो मैं उसी को लिख देता हूँ। प्योर वाटर का यानी कि प्योर सॉल्वेंट P0A वो भी दिया है 32, यूनिट है mm ऑफ Hg। ऐसे ही ये भी मिलीमीटर क्यूब ऑफ मरकरी। और ठीक है, कैलकुलेट द मोलर मास निकालना है। तो अब दो प्रेशर दिए हैं, प्योर वाला भी दिया है, सॉल्यूशन वाला भी। तो कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, फर्स्ट वाली, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, P0A माइनस PS अपॉन P0A, फिर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिकुलर मास, यहाँ पे उल्टा, मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो P0A रख लो, कितना है P0A 32 और ये है 31.84 डिवाइडेड बाय 32। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 10 ग्राम, उसका मॉलिकुलर मास कितना दिया है, अच्छा निकालना है, ओके
मॉलिक्यूलर मास निकालना है। ये क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन है, वाटर, तो वाटर का कितना होता है मॉलिक्यूलर मास 18। अब ये मत बोलना नहीं आता है। हाइड्रोजन के हो गए 2, ऑक्सीजन के हो गए 16, और कितना अमाउंट है ये 200। यहाँ पे केजी वगैरह मत करना, ठीक है, यहाँ पे मोलैलिटी नहीं होती है, तो बस कैलकुलेट कर लो इसको, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर लो, बिल्कुल इजी कैलकुलेशन है, इसमें कैलकुलेटर मत निकाल लेना। मैं बोल देता हूँ ज़्यादातर केसेस में कि कैलकुलेटर कब यूज़ करना है, यानी कि कौन से कैलकुलेशंस, क्वेश्चंस नहीं, कौन से कैलकुलेशन बोर्ड के लिए थोड़े से नहीं है। चलो फिर एम बी निकाल लो, तो एम बी इज़ इक्वल टू 10 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 200, 32 आ जाएगा ऊपर और 0.16 आ जाएगा नीचे, ठीक है। 16 से कैंसिल कर दो, 2 टाइम्स चले जाएगा, नीचे बचेगा 0.01। 200 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट भी चले जाएंगे। नीचे बचा है 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया सर, ये तो हलवा कैलकुलेशन था। फिर क्वेश्चन भी तो लास्ट था, तो ये आ गया तुम्हारा 180 ग्राम पर मोल। अब हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चंस होंगे, फिर उसका जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो आएगा एनसीईआरटी के कुछ टफेस्ट क्वेश्चन का, ठीक है। वो इसलिए होगा कि आप लोग चैप्टर पढ़ते हैं, फिर एनसीईआरटी के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपसे नहीं बनते और आपका मोरल डाउन हो जाता है कि इतना सब कुछ सीखने के बाद भी नहीं हुआ, और मोस्टली वो आप स्कूल्स में भी नहीं कर रहे होते हैं, ट्यूशन्स में भी देखो सारे क्वेश्चंस नहीं हो रहे होते हैं, इंस्टीट्यूट में मैंने भी इनफैक्ट बच्चों से यही कहा है कि वो जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, क्योंकि देखो कितनी सारे एक्सरसाइज है, अगर हम वही करते रह गए, ठीक है ना, तो वो क्वेश्चंस ऐसे हैं, मैंने एग्जाम के लायक तो तुम्हें दे ही दिए, अच्छे बेस्ट क्वेश्चन दिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट वाले दिए, बेस्ट क्वेश्चन दिए हुए, ठीक है, यानी कि पूरा लेवल एग्जाम का कवर हो जाएगा। फिर वो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, जैसे आप कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या आपको अंदर से फील लाना है कि यार नहीं एनसीईआरटी सॉल्व होनी चाहिए एक बार, चाहे बार बार उन क्वेश्चंस को हम ना बना रहे हों, तो इसलिए वो लेक्चर आएगा जिसमें एनसीईआरटी के हार्ड क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे होंगे, वो होगा थर्ड लेक्चर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।